हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फुजूसी बबल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर मेरी स्टोरीज आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी। ये जो कि हमारा ओ माई सीनियर का नेक्स्ट पार्ट है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसे सुनकर मज़ा आएगा। ये जो कि हमारा फ्लैशबैक आज स्टार्ट होने वाला था, तो चलो चलते हैं अपने इस स्टोरी की तरफ। पिछले पार्ट में जहाँ तक हम लोगों ने सुना था कि विंग की वांग जी की इंगेजमेंट या मैरिज दोनों होने वाली होती है, लेकिन एन टाइम पे विंग को पता चल जाता है और विंग उसके दोस्त मिलकर कुछ प्लानिंग करते हैं और आधी रात को आकर वो लोग वांग जी को वहाँ से लेकर भाग जाते हैं। उसके बाद हम शादी वाले दिन का दिन देखते हैं, जिस दिन वेन चाओ आया हुआ होता है और वो लीडेन की पोल पट्टी खोलने वाला था। अब आगे हम सीधे फ्लैशबैक में दिखाया जाता है वांग जी जो कि 15 साल का था, वो जो कि फर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा ही नर्वस था आने के लिए कॉलेज में। वो जो कि 11th क्लास में गया ही था, जिसके कारण वो कॉलेज गया हुआ होता है। बहुत ज़्यादा ही नर्वस था क्योंकि उसे पता है कि अभी यानी कि लोग जो कि आते हैं नए फ्रेशर्स को बुली करते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा घबराया हुआ होता है। उसके गगा उसे समझाते हैं कि कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई परेशान करे तो वो जाकर सीधा प्रिंसिपल से शिकायत कर दे। वो उन्होंने प्रिंसिपल से बात कर ली है। लैंजन को ये बोलकर उसे वहाँ भेज दिया जाता है। लैंजन जो कि कॉलेज में जैसे ही जाता है तो वो देखता है कि एक गैंग को जो कि कुछ बच्चों को बुली कर रही होती है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा ही डर जाता है और वो समझ नहीं पाता कि अब वो क्या करे। लेकिन वो भी उसी लाइन में खड़ा हो चुका था है जहाँ पे सारे फ्रेशर्स खड़े हुए होते हैं। एकाएक करके सारे फ्रेशर्स को धीरे धीरे उनके टास्क दिए जा रहे होते हैं। कुछ के बहुत ही ज़्यादा वेयर्ड हो रहे हैं तो कुछ के थोड़े बहुत ठीक ठाक थे। किसी को बोला जा रहा होता है कि वो जाकर उस टीचर को लव लेटर दे, तो किसी को बोला जा रहा था कि वो जाकर उस टीचर को गिरा दे। तो कभी कुछ ऐसा ही सबको बहुत ही ज़्यादा वेयर्ड से टास्क मिल रहे होते हैं। देखते ही देखते लैंसन की बारी आ जाती है। वो लड़का जो कि लैंसन को देखे जा रहा होता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा घूर कर लैंसन जिसकी निगाहें नीची थी उसने उस लड़के को नहीं देखा था। वो लड़का जो कि कहता है, ओह तो तुम भी न्यू फ्रेशर हो, वैसे तुम तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो, इधर आओ। लैंसन जो कि 2-3 कदम और आगे बढ़ाकर उसके पास जा चुका होता है। लड़का तो कुछ देर तक लैंसन को घूर कर देखता है। उसके बाद उसे मिलता है कि तुम से मेरे लिए 15 दिन के लिए सारे काम करोगे और यही तुम्हारा टास्क है। वांग जी शौक होता है कि 15 दिन, लेकिन वो कुछ नहीं बोल सकता। वैसे भी वो इंट्रोवर्ट ठहरा और वो चुपचाप रह जाता है जो उसे मिल चुके होते हैं, जिसके कारण वो लड़का उसे अपने बगल में खड़ा कर देता है। वांग जी चुपचाप उसके बगल में खड़ा हो चुका था। वहीं धीरे धीरे बाकी जो बच्चे थे उन सबके भी टास्क मिल जाते हैं। तभी वहाँ पे एक टीचर की एंट्री होती है जो कि जब पे चिल्लाते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो, फिर से तुम बच्चों को बुली कर रहे हो, जिसके कारण वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वही वो लड़का जिसने वांग जी को ये टास्क दिया था वो वांग जी को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। वांग जी ना चाहते हुए भी उसे उस लड़के के साथ जाना पड़ता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था वो लड़का जो कि उसे टच कर रहा होता है, जिसके कारण वांग जी को गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। वो जो कि वांग जी को पहले अपने साथ अपने टीम के पास ले जाता है। उसके बाद वो वांग जी को कुछ पैसे देते हुए कहता है, जाओ हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आओ क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ही थक चुके हैं। वांग जी को फिर उस पैसे को लेकर जाना ही पड़ता है। वो जाकर कैंटीन एरिया से कुछ कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आता है और उन सबको दे देता है। वांग जी ने अभी भी अपनी निगाहें नीचे ही करके रखी हुई थी, उसने किसी को भी नहीं देखा था। वहीं वो लोग जो कि कोल्ड ड्रिंक को पी रहे होते हैं, कुछ वांग जी को देखे जा रहे हैं और वो लड़का भी घूर कर वांग जी को देखे जा रहा है। तभी एक लड़की आते हुए उसके सामने कहती है कि तुम्हें क्या लगता है ये थोड़ा एंटिक पीस जैसा नहीं है, इसने अभी तक अपनी निगाहें उठाकर हमें देखा तक नहीं है। इस पर वो लड़का कहता है, हाँ मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इसे क्या मसला है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। और वो जो कि ऐसा कहता हुआ एक स्मृति कर जी को देखे जा रहे होते हैं। वांग जी जिसने उन लोगों की बातें नहीं सुनी थी क्योंकि वो थोड़ी दूर पे खड़ा था और वो लोग बहुत ही ज़्यादा स्लोली बातें कर रहे होते हैं। ऐसा ही जो कि 2-3 दिन बीत चुके होते हैं, वो लोग हर काम अब वांग जी से ही करवाने लगे होते हैं। कभी कभी तो वो वांग जी को अपना होमवर्क भी दे देते हैं करने के लिए। वांग जी ना चाहते हुए भी उन्हें उनका होमवर्क करना पड़ता है, जिसके कारण वो क्या कहते हैं लेट नाइट तक भी जगता रहता है। लैंजन के गगा उसे पूछते हैं कि आखिर क्या मसला है तुम्हें, तुम इतने रात तक क्यों जाते हो। लेकिन लैंजन क्या बताएं कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो कुछ नहीं बोलता है, बस कहता है कि उसकी स्टडी की वजह से वो जगा हुआ है। वैसे भी उसके मॉम डैड उस पर खास ध्यान तो देते नहीं हैं। तो लैंजन बस इतना ही पूछ कर ओके कर चले जा चुके हुए होते हैं।
लेनजेन उन लोगों की सारे काम तो करता था, लेकिन उन लोगों से काफ़ी हद तक दूरियां बना के रखता था, यानी कि टच उच होना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। वो सबसे दूरी बना कर रखता था, खासतौर से उस लड़के से जो उससे सारा काम करवाया करता था। तभी वहाँ पे हम दूसरे गैंग की एंट्री देखते हैं, जो कि वो भी उसी कॉलेज का दूसरा गैंग था, जो कि बुली गैंग ही था। वो आते हुए कहते हैं, अच्छा तो तुमने एक शिकार को अपने लिए कब तक बांध के रखा हुआ है? इसे वो कहते हैं, जस्ट शराब, तुम्हें इसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, तुम अपने आप से मतलब रखो। उन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा था, जिसके कारण दोनों में तनातनी हुई थी है। तभी वो लड़का कहता है, हाँ हाँ जाओ, तुम्हें जो करना है करो, और वो जो कि वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम फर्स्ट बुली गैंग के लीडर को देखते हैं, जो कि वांग जी को टास्क देता था। वो जो कि वांग जी को अपने पास बुलाता है, वांग जी उसके पास चला जाता है, लेकिन अभी भी उसकी निगाहें नीचे ही थी। वो जो कि वांग जी को कहता है, तुम्हें क्या पे तुम्हारे सिर पे एक तीसरा आंख है, जिसके कारण तुम सब चीज़ देख लेते हो। हाँ, तुम अपनी निगाहें हमेशा नीचे करके रखते हो, तो तुम देखते कैसे हो और चलते कैसे, तुम अपना काम कैसे करते हो? पहले तो मुझे तुम ये बताओ। वांग जी साइलेंट था, वो कोई भी जवाब नहीं देता है, जिसके कारण वो लड़का जो कि थोड़ा सा चिढ़ जाता है वांग जी से और कहता है, हे मैंने तुमसे कुछ कहा है, तुम अपने सीनियर की बात न मानकर उन्हें इंसल्ट कर रहे, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें इसकी पनिशमेंट भी मिल सकती है? वांग जी ये सुनकर थोड़ा सा डर जाता है पनिशमेंट नाम से, कि पता नहीं ये लोग उसे अब दोबारा क्या करवा बैठे। वो जो कि हल्का सा अपनी निगाहें ऊपर कर कर देखता है। वो लड़का अब जाकर वांग जी को पूरी तरह से दिखाता। वो जब वांग जी को देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि वांग जी सच में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा होता है, बिल्कुल एक एंजल ब्यूटी की तरह। वो वांग जी की तरफ देखने लगता है, कहता है, वाह मुझे लगा नहीं था तुम इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। और वो जो कि 2 कदम वांग जी की तरफ बढ़ाता है, जिसके कारण वांग जी थोड़ा सा घबराते हुए अपने कदम को पीछे ले लेता है। वो लड़का वहीं पे रुकते हुए कहता है, अरे अरे इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें खा थोड़ी जाऊँगा। और वो जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रेम निगाहों से वांग जी को देखता लगता है। तभी वहीं उसी की गैंग में से एक लड़की आते हुए कहती, ली रैन क्या कर रहे हो, उसे डराना बंद करो और मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी काम है। और वो जो कि ली रैन यानी कि वही बुल्ली लड़का जो कि वांग जी को बुली कर रहा होता है, उसे अपने साथ ले जाती है और उसको कहीं कहीं पे टच भी कर रही होती है, जिसके कारण वो लड़का उसे कुछ भी नहीं बोल रहा होता है और वो उसके साथ चला जाता है। यानी लीडन उस लड़के के साथ चला जाता है। वो लड़की जो कि उसके सीने पे हाथ रखते हुए कहती है, क्या बात है, जब से वो लड़का आया है तब से बेबी तुम मुझ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो। इस पे लीडन कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो भले ही ब्यूटीफुल है लेकिन मेरा इंटरेस्ट लड़कों में बिल्कुल भी नहीं है, सो यू नो। और वो उसे उसकी कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और वहीं पे वो दोनों किस गाना शुरू कर चुके थे। तो यहाँ पे लीडन की वो गर्लफ्रेंड होती है, दोनों जो कि किस गाना शुरू कर चुके हुए होते हैं। उसके बाद यहाँ से सीन कट कर हम फिर से क्लासरूम का सीन देखते हैं। वांग जी जो कि चुपचाप बैठा अपने क्लास को अटेंड कर रहा होता है। वहाँ से छुट्टी हो जाने के बाद जब वो बाहर निकलता है तो देखता है लीडन और उसकी गैंग उसका ही इंतजार कर रहे होते हैं। वो गहरी सी सांस लेता है और उसके बाद उन लोगों की तरफ देखता है। तभी लीडन उसे कहता है, चलो मेरे साथ चलो। और वो लोग जो कि अपने बैग्स वांग जी की तरफ दे देते हैं और कहते हैं कि इसे पकड़ो और हमारे पीछे पीछे आओ। वांग जी को ना चाहते हुए भी उनके सारे बैग्स को उठाना पड़ता है और उनके पीछे पीछे चलना पड़ता है। वो लोग जो कि फिर से एक कॉफ़ी एरिया में जाते हैं और वहाँ पे बैठकर अपना कॉफ़ी जो है करने लगे होते हैं। लेकिन उनमें से वांग जी को किसी ने पूछा भी नहीं था। वांग जी जो कि साइड में उन सब के बैग लेकर खड़ा हुआ होता है। वही लीडन को देखते हैं जो कि कॉफ़ी की शिप लेता हुआ बस वांग जी को ही एक टक घूरे जा रहा होता है। उसकी निगाहें जो कि वांग जी को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करा रही होती है, क्योंकि वो नोटिस कर रहा होता है कि ये लड़का उसे पता नहीं क्यों कब से घूरे जा रहा होता है। वहीं उसी के कुछ दूर पे हम एक दूसरी गैंग को भी देखते हैं, जो कि वो लोग वहीं पे बैठी ये सबको देख रही होती है। और उस गैंग का जो हेड था वो उस लीडन को देखते हुए एक स्मिरी करता है। उसके बाद वो वांग जी को देखता है और वो कहता है, वाह सो इंटरेस्टिंग, मज़ा आएगा। और वो जो कि ऐसा कहता हुआ एक सिप कॉफ़ी की लेता है और वो वहीं पे बिल पे कर कर अपनी गैंग के साथ वहाँ से जा चुका होता है। यहाँ से सीन कर कर हम फिर से नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वो लोग जो कि फिर से खड़े हुए होते हैं ट्रेस गेट पे ही और वहाँ पे यानी कि आने वाले बच्चों को बुली कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे वांग जी भी आ जाता है। वो लोग जैसे ही वांग जी को देखते हैं वैसे ही वांग जी को अपने पास बुलाते हैं, यू इधर आ। और वांग जी उन लोगों के पास जाकर फिर से अपनी नज़र नीचे कर कर खड़ा हो जाता है। वो लोग मुझे देखते हुए कहते हैं, अरे यार तुम इतनी ज़्यादा बोरिंग क्यों हो, तुम तो हमें अच्छे से एंटरटेन भी नहीं कर रहे हो, हम क्या करें जिससे हमें थोड़ा सा एंटरटेनमेंट मिले। लीरेन तुम न क्यों ना इसे टास्क दो कि ये हमारा एंटरटेन करे डांस कर कर। वैसे भी इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा ही स्लिम और सेक्सी है,
कहीं इसके मूव्स भी काफ़ी अच्छे होंगे मेरे ख्याल से, क्यों ना तुम इसे डांस करने का टास्क दो। लीरेन जो कि किस्मनी करता हुआ वांग जी की तरफ देखता कहता है, और गाइस अभी इसे परेशान मत करो, हम बाद में सोचेंगे इसके बारे में। और वो जो कि फिर से वांग जी को कुछ लाने को दे देते हैं। वांग जी वो पैसे लेता है और वहाँ से चला जाता है उनके सामान को लाने के लिए। यहाँ से सीन कट कर फिर से हम अंदर कॉलेज के रूम का सीन देखते हैं। एक खाली रूम था जहाँ पे वांग जी खड़ा हुआ होता है और वही लीरेन की गैंग वहाँ पे खड़ी होती है। लीरेन जो कि बैठा हुआ था और उसके बगल में जो कि उसकी गर्लफ्रेंड भी बैठी हुई थी, जो कि उसे एकदम चिपक के बैठी थी। फिलहाल वांग जी को नहीं पता कि ये लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उसे बस लगता है कि सब हाँ टीम मेंबर्स हैं। वो लोग कहते हैं चलो स्टार्ट हो जाओ और हमें एंटरटेन करो। वो लोग जो कि एक म्यूज़िक बॉक्स को लाए हुए होते हैं और वहाँ पे गाना स्टार्ट कर देते हैं। वांग जी जो कि पहले तो उस गाने को सुन रहा होता है और बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा होता है। तभी कहता है प्लीज़ कम ऑन यार, हमें एंटरटेन करो वरना तुम्हें फिर से पनिशमेंट मिल सकती है, वो भी कैसी तुम्हें नहीं पता। कहीं मैं बोल दूँ कि किसी को जाके किस करो या फिर कुछ और, जिस पे वांग जी कांप जाता है और वो जो कि न चाहते हुए भी वहाँ पे अपने डांस करना शुरू कर देता है। वांग जी को डांस बहुत ज़्यादा ही पसंद था, हालांकि उसका पैशन कुछ और है लेकिन उसे डांस भी पसंद है। वो जो कि उस धुन के ताल पे डांस करना शुरू कर चुका होता है, वो पूरी तरह से उसमें खो चुका था। उसके मूव्स जो कि इतने ज़्यादा एमरेज थे कि वो लोग तो देखते ही रह जाते हैं। हर एक म्यूजिक के ताल पे वांग जी की बीट बहुत ही अच्छे से फिट बैठ रही होती है। उसकी बॉडी जैसे जैसे मूव कर रही होती है सब लोग उसमें गुम चुके हुए होते हैं। सबकी निगाहें वांग जी पे अटक चुकी थी, कोई भी अपनी नज़र नहीं हटा पा रहा होता है। वहीं लीरेन वो भी काफ़ी हद तक वांग जी को देखने में खो चुका होता है। वैसे भी उसने जब से वांग जी को देखा है तब से वो एक अलग ही निगाहों से वांग जी को देख रहा है, लेकिन अभी उसे इस बात का एहसास नहीं है कि आंखों में वांग जी के लिए डिजायर साफ साफ दिख रहे होते हैं और वो कोई पॉजिटिव वे में नहीं बल्कि निगेटिव वे में था। ये हम लीरेन के बगल में बैठी लड़की को देखते हैं जो कि वांग जी को ऐसे देखकर उसकी मुट्ठियाँ पीट चुकी होती है। वो अपनी टीम के सारे लड़कों को और लड़कियों को देख रही होती हैं कि कैसे वो सब वांग जी के डांस में पूरी तरह से मुग्ध हो चुके हुए होते हैं। और वो फिर लीरेन की तरफ देखती है जिसके कारण उसको और भी ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि लीरेन और भी ज़्यादा उसे घूर रहा होता है, उसके हर एक मूव को देख रहा होता है, जिसके कारण वो लड़की गुस्सा हो जाती है जो कि लीरेन की गर्लफ्रेंड ठहरी। वो जो कि कहती है स्टॉप, जोर से चिल्लाते हुए वांग जी, जिसके कानों में आवाज़ आती है और वो अचानक ही अपनी जगह पे रुक जाता है। अभी उसके मूव्स काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा सेक्सी वे में थे, जिसके कारण रुकने की वजह से वो वैसा ही स्टैचू की तरह बन चुका होता है। और उसे ऐसे देखकर तो और भी ज़्यादा सबकी आंखें फटी रह जाती हैं। जो कि वांग जी की तरफ देखते हुए उसके पास जाते हुए और उसके चारों तरफ घूमते हुए कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग हो, तुम ऐसी मूव्स कर कर क्या साबित करना चाहते हो? क्या तुम इनमें से किसी को सीड्यूस करना चाहते हो? तुम्हें पता भी है ये लोग किस घराने से बिलोंग करते हैं? तुम कहीं दूर दूर तक इन लोगों के पैर की धूल भी नहीं हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे मूव्स करने की? वो जो कि बहुत ज़्यादा चिड़ी पड़ी हुई होती हैं, क्योंकि वो देख रही थी कि कैसे सबकी निगाहें बस उस पर ही अटकी हुई है, जिसके कारण उसे गुस्सा जाता। उसका मानना था कि वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इसलिए सबका अटेंशन सिर्फ उस पर होना चाहिए। लेकिन वांग जी के आने की वजह से सबका अटेंशन बस वांग जी ही बना बैठा है, जिसके कारण वो चिड़ी पड़ी ऐसे ही वांग जी से रहती थी। और आज तो हद हो गई थी को ऐसे वांग जी को बोलता हुआ देखकर सब लोग देखते ही रह जाते हैं। वही वांग जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी निगाहें नीचे कर लेता है, तभी एक शख्स का हाथ उसके हाथ पे रखाता है, उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसे अपने पीछे कर लेता है और वो उस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो? और ये कोई और नहीं बल्कि लीरेन था, जो कि अभी वांग जी के लिए स्टैंड लिया था। और वो कहती है तुम ये कैसी बकवास कर रही हो? वो अपना पैशन फॉलो वो डांस कर रहा होता है, तुम ये क्या उसके ऊपर एलिगेशन लगा रही हो? जिस पे वो कहती है तुम उसके साइड ले रहे हो। इस पे लीरेन कहता है नहीं, मैं उसके साइड नहीं ले रहा, मैं बस सच बोल रहा हूँ कि वो तो बस डांस कर रहा था, तुम उस पर ये अजीब सा एलिगेशन क्यों लगा रही हो? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। वो लड़की जो कि गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तभी लीरेन पीछे मुड़ता हुआ वांग जी को देखते हुए कहते हैं जाओ तुम अपनी क्लास में जाओ, तुम्हारा अब यहाँ पे कोई काम नहीं है। वांग जी जो कि वहाँ से जा चुका होता है। वही लीरेन जो कि अपने गर्लफ्रेंड को मनाने चला जाता है, तभी रास्ते में उसे वही गैंग टकराती है, दूसरी बुली गैंग। और वो उसकी तरफ देखते हुए कहती है ओह दो को से खेलने की तुम ट्राई कर रहे हो? इस पे लीरेन की आईब्रो उड़ जाती है और कहती है तुम कहना क्या चाहते हो? जिस पे वो कहता है
ओह, मुझे तुम्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेल, मैं तुम्हें बता दूं, तुम कितने भी ट्राई क्यों ना कर लो, लेकिन वो तुमसे पटने वाला तो नहीं रहा। इस पे वो कहता है व्हाट डू यू मीन, तुम कहना क्या चाहते हो। इस पे वो लड़का कहता है कि क्यों ना हम शर्त लगाएं, अगर तुम ये शर्त जीत जाते हो तो मैं तुम्हें इतना इतना अमाउंट दूंगा। वो अमाउंट जो कि काफ़ी बड़ा था। वो लड़की की बात सुनकर लीरेन, जिसकी आंखों में थोड़ा सा यहाँ पे लालच दिख रहा होता है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है और तुम वो उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं आर यू श्योर कि तुम ये शर्त लगाना चाहते हो। इस पे वो लड़का कहता है ऑफ कोर्स, मैं चाहता हूँ तभी तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। क्यों ना तुम ये ट्राई करो, अगर तुम जीत गए तो ये अमाउंट तुम्हारा। इस पे लीरेन कह रहा है ऑफ कोर्स, रेडी रहना और मेरे अमाउंट को लेकर मैं जल्द ही उसे अपने प्यार में गिराकर देखो कैसे ये जीतता हूँ। फिर वो कहता है श्योर श्योर, मैं रेडी हूँ, बस तुम अपना काम करो। और वो जो कि हंसता हुआ वहाँ से अपनी गैंग के साथ चला जाता है। इधर लीरे जो कि अभी अपने गर्लफ्रेंड की तरफ जा रहा होता है, उधर से अपना पैर मोड़ लेता है और सीधा चला जाता है दूसरे साइड। यहाँ से सीन कर हम सीधे देखते हैं वांग जी के क्लासरूम का, जिसमें वांग जी बैठा होता है। उसके आंखों में आंसू आ चुके थे, क्योंकि सच में उसकी काफ़ी हद तक इंसल्ट कर दी थी उस लड़के ने, और उसने कभी भी इतना कुछ तो नहीं सुना था। उसकी फैमिली भी उस पर ध्यान नहीं देती है, लेकिन इतना कुछ सुनना उसके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो सारे वर्ड्स जो कि उसके माइंड में घूम रहे होते हैं। तभी गेट पे नॉक होती है और वो देखता है तो वहाँ पे वही लड़का फिर से खड़ा हुआ। अब वो उसकी तरफ देखने लगता है। वहाँ पे कोई और नहीं बल्कि लीरेन था। लीरेन जो कि वांग जी को कहता है अपने इशारों से बुलाते हुए कि मेरे पास आओ। वांग जी को ना चाहते हुए भी उसके पास जाना पड़ता है। वहीं हम लीरेन को देखते हैं जो कि वांग जी को अपने साथ ले जाता है और उसे बैठाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें यानी कि मैं उसकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे पता है उसने जो भी कुछ कहा वो बिल्कुल भी गलत था। और लीरेन जो कि उसकी तरफ फर्स्ट टाइम एक कोल्ड ड्रिंक देता है। वांग जी तो देखते ही रह जाता है कि मतलब ये सब क्या है। लीरेन जो कि उसे देता है, कहता है पी लो, कोई बात नहीं है, मुझे माफ़ कर देना, मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांग रहा हूँ और आइंदा से मैं ख्याल रखूँगा कि कोई भी तुम्हारे साथ ऐसी बदतमीजी ना कर सके। वो जो कि अपने हाथ को उठाकर वांग जी के बालों को सहलाता है। वांग जी जो कि फर्स्ट टाइम ऐसा फील कर रहा होता है कि कोई उसकी परवाह कर रहा है। वो जो कि लीरेन की आंखों में दिख रहा होता है। लीरेन की आंखों में बहुत ही ज़्यादा स्नेह दिख रहा होता है। वो जो कि चुपचाप कोल्ड ड्रिंक को पी लेता है बिना कुछ कहे हुए। कुछ देर तक वो लोग ऐसे ही साइलेंटली बैठते हैं। उसके बाद लीरेन उसे अपने क्लासरूम में जाने को बोलकर अपने क्लासरूम में चला जाता है। इधर वांग जी जो कि अपने क्लासरूम में आकर बैठा यही सोच रहा होता है कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसे बिहेव किया क्यों किया, क्या फिर उन लोगों को कुछ करना है क्या। वो जो कि यही सोच में पड़ा है, लेकिन फिर वो उसे इग्नोर कर अपने क्लास पे ध्यान देने लगता है। फिर से जो कि टाइम बीतने लगे होते हैं, जो कि बहुत ही कुछ उल्टा होने लगा होता है। कहीं ना कहीं पे लीरेन वांग जी की केयर करने लगा होता है और वांग जी को जब ये सब केयर मिल रहा होता है तो वो पहले कंफ्यूज था कि आखिर ये बुली लड़का उसको इतनी ज़्यादा केयर क्यों कर रहा है। ये तो हमेशा उसे बुली करता हुआ है, फिर इतना केयर करने का क्या मतलब है। वो काफ़ी दिन तक तो ऐसे ही कंफ्यूज रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे ये सब पसंद आने लगा हुआ होता है। अब लीरेन जो कि वांग जी को कोई भी काम करने नहीं देता था, यानी कि पहले जो वो वांग जी से कुछ भी चीज़ मंगाता था या फिर अपने बैग्स थमा देता था, कभी नोट्स बुक देता था, अब ऐसा कुछ भी नहीं था। लीरेन जो कि अब हद से ज़्यादा वांग जी की केयर करने लगा था। अगर उसके टीम मेंबर्स में से कोई भी वांग जी को बुली करने की कोशिश करता तो हमेशा लीरेन उसे प्रोटेक्ट करता, और ये सब बातें वांग जी को कहीं ना कहीं उसके दिल में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करने लगी हुई होती है। लीरेन जो कि अपने तरफ से कभी कभी वांग जी के लिए कुछ भी ले आया करता था। वांग जी ये सारी चीज़ को नोटिस कर रहा होता है। वो कभी कभी अब लैंजन और वांग जी यानी कि लीरेन उसके हैंड टच हो जाते तो वांग जी ब्लश कर बैठता, और ये सारी बातें लीरेन देख रहा होता है। लीरेन जो कि वांग जी के लिए हद से ज़्यादा काइंड हो रहा होता है, और वांग जी को ये सब काइंड यानी कि ये सब चीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही होती है। उसके फैमिली में सब लोग तो हैं, लेकिन पहले ही बताया कि वो मॉम डैड बिल्कुल भी उसकी केयर नहीं करते, उसके जो कि अपने आप में ही बिजी रहते हैं, जिसके कारण उसके ऊपर उतना ध्यान नहीं दे पाते। बात करें उसके ग्रैंडपा की तो वो बीमार से रहते हैं, जिसके कारण वो भी वांग जी को उतना खास अच्छा ध्यान नहीं दे पाते हैं। वांग जी अपनी ही दुनिया में रहता है और एकदम अकेला। उसे प्यार की कंसर्न की ज़रूरत है, जो कि अभी उसे लीरेन से मिल रही होती है, जिसके कारण वो लीरेन की तरफ से हद से ज़्यादा अपना झुकाव फील कर रहा होता है। उसके दिल में कहीं ना कहीं लीरेन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बनना स्टार्ट हो चुकी हुई होती है। वो दोनों की इतनी ज़्यादा नज़दीकियाँ देख कर लीरेन की जो कि पहली गर्लफ्रेंड थी
न तो एक्स गर्लफ्रेंड थी, वो बहुत ज़्यादा चिढ़ रही होती है क्योंकि लीरेन ने उससे पूरी तरह से अपना रिलेशन ख़त्म कर लिया था, जिसके कारण वो वांग जी को अपना एनिमी बना बैठी थी और वो वांग जी को हार्म करने के लिए कुछ ना कुछ किया ही करती थी। लेकिन लीरेन हमेशा बीच में आ जाता था और वो वांग जी को प्रोटेक्ट कर लेता। वांग जी जो कि ये सब देख रहा होता है, उसके दिल में और भी ज़्यादा लीरेन के लिए रिस्पेक्ट जाग रही होती है। अब तो लीरेन वांग जी को लेकर कहीं कहीं घूमने भी जाया करता था और वांग जी जो कि इन सबको बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करता था, क्योंकि वो कभी भी ऐसे घूमने नहीं गया था है। लीरेन वांग जी को लेकर कभी गार्डन में चला जाता, कभी पार्क में चला जाता, तो कभी कहीं कहीं कोई मेला वेले में जो लगते हैं ना फेस्टिवल्स, उसमें घूमने चला जाता है, जिसमें वांग जी बहुत ज़्यादा एंजॉय करता। लीरेन अपनी तरफ से उसे कुछ कुछ चीज़ें खरीद कर भी देता है, जिसे वांग जी बहुत ही ज़्यादा संभाल कर रखा करता था। कभी कभी वो भी वांग लीरेन के लिए कुछ दे देता था। यहाँ पे वांग जी की रियल आइडेंटिटी किसी को भी नहीं पता है कि वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, क्योंकि वांग जी को एकदम सिंपल साधारण रहना जरूरी है, जिसके कारण उसके क्लोथ भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल रहते हैं, जिसके कारण सबको यही लगता है कि वांग जी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। लीरेन जब भी उसे कुछ लेकर देता वो उतना एक्सपेंसिव नहीं होता, लेकिन वांग जी उसे बहुत संभाल के रखता क्योंकि वो उसकी तरफ से मिला होता है। अब लीरेन तो धीरे धीरे वांग जी से फ्लर्ट करना भी शुरू कर चुका होता है और ये सारी चीज़ें वांग जी को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। वो वांग जी लीरेन को बहुत ज़्यादा ही पसंद करने लगा होता है। उसे अपने फीलिंग का अंदाज़ा हो रहा होता है कि वो लीरेन पे क्रश कर बैठा है, वो उसे पसंद करने लगा है। वांग जी को ये मिल रहा थोड़ा सा कंसर्न, भले ही झूठा हो या असली हो, उसे एक अलग ही जगह पे पहुंचा रहा होता है। उसे ये सब ऐसा फील कर रहा होता है जैसे कि वो अब इसी में पूरी दुनिया अपनी गुजारेगा। वो लीरेन के साथ अपनी लाइफ इमेजिन करना शुरू कर चुका हुआ होता है। वांग जी जो कि सोच चुका था कि वो लीरेन को प्रपोज करेगा, लगभग एक यानी कि वैलेंटाइन को एक हफ्ता रह गया था और वांग जी ने सोचा था कि वो उस दिन लीरेन को प्रपोज करेगा, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा ही खुश था। वांग जी ने लीरेन के लिए कुछ चीज़ें लेना स्टार्ट यानी कि कुछ चीज़ें कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था ताकि वो लीरेन को उसे प्रपोज कर सके। था तो वो 15 ही साल का, लेकिन उतनी छोटी सी एज में वो अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा एंटर कर चुका था कि वो उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने के लिए सोचने लगा हुआ होता है। वांग जी बहुत खुश था, वो बड़े ही बेसब्री से वैलेंटाइन के आने का इंतज़ार कर रहा होता है। वहीं हम दो पर्सन को देखते हैं जिनमें एक बॉय और एक गर्ल था जो कि रूम में थे और दोनों ही इंटीमेट हो रहे होते हैं। वो लड़की जो कि बहुत ही ज़्यादा लाउडली मोइन करते हुए कह रही है कम ऑन फास्ट बेबी यस, और वो लड़का भी जो कि उसकी सारी डिमांड को फुलफिल कर रहा होता है। वही वो लड़की कहती है बेबी प्लीज़ मुझे ऐसे दूर मत रहा करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाती और उससे ज़्यादा क्लोज मत हुआ करो। इस पर वो लड़का कहता है ओ कम ऑन डोंट वरी, तुम्हें पता है ना इट्स ओनली फॉर नाटक है, मैं सिर्फ नाटक कर रहा हूँ बेबी, तुम्हें इतने ज़्यादा जेलस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर वो लड़की कहती है हाँ फिर भी मत मगर तुम उसके ज़्यादा क्लोज मत हुआ करो, वो जब भी तुम्हें देख के ब्लश करता है सच में मैं बहुत ज़्यादा ही जल भुन जाती हूँ और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम मुझे टच करो। इस पर वो लड़का कहता है हो बेबी कम ऑन, तुम्हें पता है ना मुझे लड़कों में कोई दिलचस्पी नहीं है, यू आर माइन आई एम योर्स। और वो जो कि और भी ज़्यादा वाइडली उस लड़की से इंटीमेट होना शुरू कर चुका होता है और वो लड़की और भी ज़्यादा लाउडली फोन कर रही होती है। वो दोनों जो कि ऐसे ही एक दूसरे के साथ लगे हुए होते हैं। यहाँ से सीन कट कर हम फिर से एक दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दो लड़के खड़े हुए होते हैं और वो कह रहा होता है सो तुम रेडी रहना, इस बार वो मुझे वैलेंटाइन डे पे प्रपोज ज़रूर करेगा और तुम मेरी मनी को शर्त पे ध्यान रखना कि तुमने मेरे साथ क्या डील की थी। इस पर वो लड़का कहता है ऑफ कोर्स बस एक हफ्ते की तो बात है, हम देख लेते उस दिन। इस पर वो कहता है हाँ श्योर क्यों नहीं। यहाँ से सीन कर सीधे अब हम एक हफ्ते के बाद का सीन दिखाया जाता है। वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड था, उसके हाथ में एक रिंग थी, रिंग की डिब्बी थी जिसके अंदर एक डायमंड का रिंग था और वांग जी उसे देख देख कर बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा होता है कि वो उसे अपनी आइडेंटिटी बताएगा और उसके बाद वो उसे प्रपोज भी करेगा। वांग जी बहुत ज़्यादा ही हैप्पी था। उसके पास एक फ्लावर का गुलदस्ता भी था और उसने उसी के अंदर उस बॉक्स को रख दिया हुआ होता है। उसमें एक प्यारी सी लव लेटर जैसी चिट्ठी भी रखी हुई होती है। तभी हम लीरेन को देखते हैं जो कि अपनी पूरी गैंग के साथ आ रहा होता है। वांग जी उसे देखकर बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगा होता है। वहाँ पे हर तरफ सब लोग अपने क्रश को प्रपोज कर रहे होते हैं, तो कोई कुछ कर रहा होता है, कोई एक्सेप्ट कर रहा होता है, कोई रिजेक्ट कर रहा होता है, ऐसा ही माहौल था।
वांग जी भी वहाँ पे अपने गैंग के साथ यानी लीरन भी अपने गैंग के साथ वहाँ पे पहुँच चुका था और वो वांग जी को देखता हुआ एक सॉफ्ट सी स्माइल करता है। वांग जी उसे देखकर वो ब्लश करने लगा होता है और वो अपने फ्लावर्स को ले जाकर उसके सामने घुटनों के बल बैठते हुए कहता है कि लीरन, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा ही पसंद करता हूँ, क्या हम बॉयफ्रेंड हो सकते हैं? वांग जी ने इतना ही कुछ बोलने के लिए बहुत कुछ अपने आप को बहुत ही ज़्यादा फोर्स किया था, क्योंकि वो इंट्रोवर्ट ठहरा, जिसके कारण उसके लिए ये सब बोलना ऊपर से इतनी भीड़ में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन उसने बहुत ही ज़्यादा तैयारी की थी और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस किया था, ये बस थोड़े से वर्ड ही बोलने के लिए इन लोगों के सामने। वांग जी जो कि ये सब बोलने के बाद अपना फेस नीचे कर चुका था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही होती है। वहीं हम लीरन के फेस पे देखते हैं जो कि एक शैतानी हंसी थी और वो एक डेविल से इस्तेमाल करता हुआ उसे देखे जा रहा होता है। तभी वहाँ पे दूसरी गैंग भी आ जाती है और वो कोई और नहीं बल्कि वेंचाओ की गैंग थी। वेंचाओ जो कि ताली मारते हुए कहता है, वाह मेरे ब्रो, क्या बात है, तुमने आखिरकार उसे पटा ही लिया। इस पे वो कहता है, ऑफ कोर्स मेरा जलवा है और अपने शर्त के मुताबिक तुम्हें पता है ना कि तुम। इस पर कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है। और वो जो कि एक चेक लेकर लीरन की तरफ दे देता है। लीरन उसे देखते हुए बहुत ही ज़्यादा हंसता है और कहता है, सो बस इतने ही के लिए मुझे इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ, मैं बता भी नहीं सकता कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। और वो वांग जी की तरफ देख रहा होता है। वांग जी कन्फ्यूज़, यहाँ पे टोटली वो कन्फ्यूज़ था कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। उसके सारे समझ के परे था ये सारी बातें और वो उन लोगों की तरफ कन्फ्यूजली देख रहा होता है। इस पर वेंचाओ हंसते हुए कहते हैं, ओ कम ऑन, तुम तो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट निकले, इसने तुम्हारा फ़ायदा उठा लिया और तुम समझ भी नहीं पाए। इस पर वांग जी उसकी तरफ देखने लगता है और वो कन्फ्यूज़ अभी भी दिख रहा है। हम एक लड़के को देखते हैं जो कि कुछ चीज़ अपने हाथ में पकड़े हुआ होता है, वो सीधा वांग जी के ऊपर फेंक देता है। वांग जी चौंक जाता है और वो जो कि उसकी तरफ देखने लगता है, वो जो कि गंदा पानी था और वांग जी पूरी तरह से उसमें सना चुका हुआ होता है। उसमें कुछ चीज़ें भी रखी हुई थी है जो कि बहुत ही ज़्यादा बेकार सी लग रही थी। कुछ के टुकड़े थे तो कुछ झाड़ वाड़ जैसा कुछ था, सब कुछ उसमें रखा था और वो गंदा पानी था जो कि शायद पोछा लगा हुआ पानी था और वो उसे ही वांग जी के ऊपर फेंक चुका होता है। वांग जी शॉकिंगली उधर देखने लगा हुआ होता है। उसके ऊपर सब लोग हंस रहे होते हैं और वो कह रहे थे, ओ माय गॉड, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगा? लीरन जो कि हंसते हुए सब बोल रहा होता है और उसे बोले जा रहा होता है कि तुमने आखिर खुद को समझा क्या है कि मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा, तुम्हें मैं पसंद करूंगा। ओ माय गॉड, तुम इतने ज़्यादा बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो? और वो जो कि अपने बगल में खड़ी लड़की के कमर में हाथ रखते हुए उसे अपनी तरफ खींचते हुए और सबके सामने उसके लिप्स पे किस करते हुए कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, सबको पता है, लेकिन तुम इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ और इतनी ज़्यादा नीब हो गए, मुझे पता नहीं था कि तुम इतना भी नहीं समझ पाओगे। सब लोगों की हंसी की गूंज गूंज रही होती है और वांग जी उनके बीच में वहाँ पे एक कोने में बैठा हुआ होता है। उसे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पैनिक जैसा फील हो रहा होता है, लेकिन सब लोगों पे कोई असर था बिल्कुल भी नहीं। सब लोग तो बस वांग जी की हालत पे हंस रहे होते हैं। उन लोगों के पहले ही हाथ में कुछ था, यानी कि वो पहले ही सब कुछ तैयारी से आए हुए होते हैं। वो सारी चीज़ें वांग जी के ऊपर फेंक देते हैं, जिनमें कुछ अंडे, कुछ सड़े हुए टमाटर्स भी थे जो कि वांग जी के ऊपर फेंका हुआ था। वांग जी जो कि ये सब देख रहा होता है, उसके बॉडी से स्मेल आने लगी होती है। वो लड़की जो कि लीरन के गोद में जाते हुए कहती है कि बेबी, बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही है, मुझे तो उल्टी वॉमिटिंग आ जाएंगी, प्लीज़ बेबी मुझे यहाँ से लेकर चलो। इसमें लीरन कहता है, ऑफ कोर्स स्वीट हार्ट, क्यों नहीं, चलो चलते हैं यहाँ से। वांग जी जो कि बस उन लोगों को जाते हुए देख रहा होता है। तभी वेंचाओ जो कि उसी के यहाँ पे घुटनों के बल बैठते हुए थोड़ा दूरी पे कहता है कि ओह माय गॉड, सच में तुम बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ निकले। क्या सच में तुम्हें समझ में नहीं आया कि वो लड़का तुम्हारी फीलिंग के साथ खेल रहा है? मैंने उसे शर्त दिया था। एक्चुअली ये बात है कि तुम बहुत ही ज़्यादा डरे डरे रहते थे और सबसे दूरियां बना के रखते थे, तो मुझे लगा कि तुम कभी भी किसी को अपने क्लोज आने नहीं दोगे, और इसलिए मैंने लीरन को ये टास्क दिया था, चैलेंज दिया था कि वो अगर तुम्हें पटा लेगा तो मैं तुम्हें इतना अमाउंट दूंगा। और इस बात पे वो मान चुका होता है और उसने जो तुम्हारे साथ जितना ज़्यादा जेंटली बिहेव किया था वो सब उसके प्लानिंग का हिस्सा था। कोई तुम्हारे लिए कोई भी सॉफ्ट फीलिंग नहीं रखता है। मुझे तुम्हारे लिए काफ़ी हद तक बुरा लग रहा है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। उसका ऑप्शन होता तो वो मना कर सकता था, लेकिन उसे तो मनी चाहिए थी और उसने तुम्हारे साथ ये सब कर दिया। सो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और तुम
मुझे दोष नहीं दे सकते, ठीक है, फिलहाल अभी तुम इसे एंजॉय करो, इस स्मेल के साथ बैठो और मैं चलता हूँ। और वो जो कि वहाँ से हंसता हुआ अपनी गैंग के साथ जा चुका होता है। वांग जी वहाँ पे डरा सहमा पैनिकली बैठा हुआ होता है। जाओ की गैंग जो कि अभी भी उन्हें देख ही रही होती है, तभी वांग जी वहाँ पे बेहोश हो जाता है और वो लोग वांग जी को ऐसे बेहोश होता हुआ देखकर घबरा जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। और ये वही सीन था जो कि हमने स्टोरी के स्टार्टिंग में देखा था। अब फ्लैशबैक यहीं पे एंड होता है। ये रहा वांग जी का फ्लैशबैक जो कि उसके साथ हुआ था वेंचर, जो कि ये सारी बातें बता रहा होता है। लैन सिचेन बहुत ही ज़्यादा खुद को फील कर रहे थे कि उन्होंने अपने भाई की फीलिंग के बारे में कुछ भी नहीं सोचा और वो हमेशा अपने डैड के बहकावे में आ जाया करते थे। वो जो कि बहुत ही ज़्यादा भरी नज़रों से और थोड़ा गुस्से भरी नज़रों से अपने मॉम डैड की तरफ देख रहा होता है। वही उसके मॉम डैड कहीं ना कहीं उन्हें भी गिल्टी फील हो रहा होता है कि वो भले ही उसे पसंद नहीं करते थे, लेकिन कुछ भी कह लो वो उनकी औलादे थी, वो थोड़ा सा तो ध्यान दे ही सकते थे। आज सबकी निगाहों में गिल्टी था, लेकिन माफी मांगने के लिए वो शख्स ही वहाँ पे नहीं था। लैन सिचेन जो कि वेंचाओ के कॉलर से पकड़ते हुए उसे कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे भाई के साथ ये सब करने की। वेंचाओ उसके हाथ को हटाते हुए कहता है, हाँ हाँ हाँ, मैं नहीं, मैंने तो बस इसे चैलेंज दिया था, गलती मेरी थोड़ी है, मैंने तो बस इसे चैलेंज दिया था ना। अगर ये चाहता तो ये मना कर सकता था, लेकिन इसने तुम्हारे भाई के साथ सब कुछ किया, तुम मुझे भला क्यों दोष दे रहे हो। तभी वांग लैन सिचेन जो कि लीरन का कॉलर पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ करता कहता है, तुम इतना कुछ करने के बाद तुम्हें दिल को ठंडक न मिली जो तुम मेरे भाई की ज़िंदगी में दोबारा आ गए उसे परेशान करने के लिए। आखिर तुम अब चाहते क्या थे। इस पर लीरन उसे धक्का देते हुए कहता है कि हाँ, मैंने पहले उसके साथ बहुत ही ज़्यादा गलत किया था, लेकिन बीते दिनों के साथ मुझे एहसास हो गया कि मैं सच में उसे पसंद करने लगा हूँ, इसलिए मैं इस बार उसे पाने के लिए आया था। लेकिन वो जो कि मुझे छोड़कर भाग गया है, लेकिन मैं उसे कहीं से भी ढूंढ लूँगा क्योंकि वो सिर्फ मेरा है और वो मुझे चाहिए ही चाहिए। वैसे भी वो मुझे पसंद करता था तो मुझे माफ़ कर देगा और मैं उसे किसी भी तरह से ढूंढ कर अपना बना लूँगा। वो जो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अजीबली बिहेव कर रहा होता है और साइको बॉय में जो कि ये बकवास में बोले जा रहा होता है। यहाँ पे लैन सिचेन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है उस लड़के के ऊपर और वो उसे पकड़ते हुए कहता है, अच्छा तुम्हें वो चाहिए है, तुम्हें वो चाहिए, चलो मैं तुम्हें एक जगह की शेयर करवाता हूँ। और वो उसे सीधा लेकर पुलिस स्टेशन पहुँचता है और वहाँ जो कि फेंक देता है पुलिस वालों के सामने और उसे सारे सबूत दे देते हैं पुलिस वाले। जो कि ये सब लेने के बाद हालांकि उसे कोई सज़ा तो नहीं, लेकिन 6 महीने की कारागार में रहने का पनिशमेंट मिल चुका होता है क्योंकि उसने बुली ही तो किया था और कुछ तो नहीं था। तो बस यही उसको पनिशमेंट मिल चुकी होती है। उसकी फैमिली जो कि उसे छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन इधर लैन फैमिली भी अपना जोर लगाती है और उसे कारागार में ही रहने का हो चुका होता है। इधर वेंचाओ को भी वो लोग पकड़वाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वेंचाओ बच निकलता है। यहाँ पे लैन फैमिली जो कि अपने ही रिग्रेट में रहने लगी हुई होती है। सबसे ज़्यादा लैन सिचेन कि उसने अपने छोटे भाई पे कभी भी ध्यान नहीं दिया। उसके मॉम डैड जिसके दिल में वांग जी के लिए अब तक कोई फीलिंग नहीं थी, बल्कि उसे बिल्कुल इग्नोर मारते हुए आ रहे थे जैसे कि उनका बच्चा हो ही नहीं। ये सब जानने के बाद वो भी कहीं ना कहीं गिल्ट में अब जीने लगे होते हैं कि उन्होंने अगर थोड़ा सा अपने बच्चे पे ध्यान दिया होता तो शायद उसकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होती। जो कि अपने ही गिल्ट में थे और वहीं पे शुयांग और शुफई भी थे, उसके साथ साथ न्यू हुसैन और शाओशिनचन भी थे। ये लोग जब जानते हैं कि वांग जी की लाइफ में क्या कुछ नहीं बीता था तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा वांग जी के लिए बुरा फील करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि वो अपने राइट पर्सन के साथ हैं। अब उसकी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी और वो लोग एक दूसरे की तरफ देखते हुए एक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सी स्माइल करते हैं। उन्होंने जो भी कुछ किया है वो बहुत ही अच्छा किया है। वो अपनी कारनामे पे बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं थे और नहीं वो इन लोगों को बताएंगे कि आखिर वांग जी कहाँ हैं। यहाँ से सीन कट कर हम दूर एक छोटे से गांव का सीन देखते हैं और उस गांव में एक छोटे से प्यारे से घर का जिसके अंदर 2 शख्स एक दूसरे के वार्मथ में बहुत ही पीसफुली सोए हुए होते हैं, मानो वो पूरी दुनिया का टेंशन छोड़कर बस एक दूसरे को फील कर रहे होते हैं। उनमें से एक का आँख जो कि बहुत ही ज़्यादा स्लोली ओपन होता है, ये कोई और नहीं बल्कि हमारे शानवांग प्यारे से कपल थे जो कि एक दूसरे के बाहों में सोए हुए होते हैं और जिसकी आंखें ओपन होती वो वांग जी था। वांग जी जो कि विंग को देख रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था विंग के साथ अपने आप को देखकर। वो जो कि विंग के फेस पे अपने फेस को रब करने लगता है बिल्कुल एक लिटिल किटन की तरह और उसके फेस पे देखते हुए कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ गागा कि मैं
आप और मैं एक दूसरे के साथ हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज मुझे बिलीव हो रहा है गॉड के इस कहावत पे, दुनिया के इस कहावत पे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। सच में जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है। मेरी ज़िंदगी में जब वो शख्स से दूर नहीं होता तो फिर मैं आपसे कैसे मिलता, अगर हमारी मैरिज तय नहीं होती तो फिर हम दोनों यहाँ कैसे होते। इसलिए जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मैं आपके साथ हूँ। हम अपनी दुनिया अलग बसाएंगे और अलग एक दूसरे के साथ रहेंगे। मेरी दुनिया में सिर्फ आप हो और आपकी दुनिया में सिर्फ मैं। अगर आपने किसी और को तरफ देखने की कोशिश भी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वांग जी जो कि पहले तो बहुत ही प्यारी प्यारी बातें कर रहा होता है अपने मन में ही, लेकिन नहीं अपने मन में नहीं, थोड़ा ज़ोर से, और लेकिन अचानक से उसका टोन ही बदल जाता है कि विंग ने अगर किसी और की तरफ अपना नज़र दिया तो वो सच में विंग को छोड़ेगा नहीं। विंग जो कि स्लोली अपना आइज ओपन करते हुए कहता है, ओह रियली, और भला मैं इतने प्यारे से पर्सन को छोड़कर किसी और को क्यों देखूंगा। वांग जी जब नोटिस करता है कि विंग ने उसकी सारी बातें सुन ली है, आ जाता कहता आप जाग रहे हो इस पर। हाँ, और मैं अपने किटन की सारी बातें सुन भी रहा था। लेजन कहते गगा अब ऐसा कैसे कर सकते हो, आप मेरी बातें कैसे सुन सकते हो। इस पे वो कहता है कि हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, क्या मैं नहीं सुन सकता। इस पे वो कहता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये तो गंदी बात होती है। तो अच्छा, और मेरा बनी जो कि शिकायत कर रहा था उसका क्या। इस पे वांग जी कहता है मैं बनी नहीं हूँ, बनी आप हो। अब वो जो कि वांग जी को नीचे करके उसको टीलिंग करने लगा होता है। वांग जी जो कि हंसते हुए कहता है, हाँ गगा प्लीज ऐसा मत करो ना, गगा ऐसा मत करो, मुझे बहुत ज़्यादा गुदगुदी हो रही है। वो दोनों जो कि ऐसे ही हंस रहे होते हैं बेड पे, दोनों बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। सुबह को सुबह उन दोनों का मूड पूरी तरह से चिल आउट था, जो कि कब उसे गुदगुदी करता करता उसके नेक पे बाइट करने लगा होता है और वो वांग जी को टीज कर रहा होता है। वांग जी जो कि विंग के बाइट करने की वजह से आँख कर बैठता है और उसके मुंह से एक पॉइंट निकल चुका होता है। वांग जी की इस आवाज़ को सुनकर विंग जो कि और भी ज़्यादा वांग जी के नेक पे अपनी नोज को रब करने लगा होता है और वहाँ पे किसेस करने लगा होता है। सुबह सुबह ये दोनों जो कि मस्ती के साथ साथ रोमांटिक होने लगे हुए होते हैं। वांग जी विंग के बालों को पकड़कर और भी ज़्यादा अपने नेक में प्रेस करता है, मानो उसे और चाहिए था। वांग जी की ऐसा करता हुआ देखकर विंग और भी ज़्यादा उसको वहाँ पे किस करने लगा होता है और वहाँ पे शक करने लगा होता है। कहीं ना कहीं वो उसे वहाँ पे बाइट, लव बाइट भी दे चुका होता है। वांग जी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाली फीलिंग आ रही होती है, जो कि वांग जी के इस आगोश में डूबा जा रहा होता है और वांग जी भी इसमें कहीं ना कहीं डूब रहा होता है। उसे जैसे वांग जी से यानी विंग से और कुछ चाहिए था। वो लोग वैसे भी कभी कभी ऑटो कंट्रोल हो ही जाते थे, जो कि अभी उनके साथ फिर से हो रहा होता है। सुबह का समय था जिसके कारण दोनों की ही मूड स्विंग हो रहे होते हैं और वांग जी के हद से ज़्यादा वो जो कि और भी ज़्यादा वांग जी को अपने बॉडी से रब करने लगा होता है और वो जैसे और भी ज़्यादा डिमांड करने लगा हुआ होता है, जो कि वांग जी के नेक से हटकर उसको बहुत ही ज़्यादा पैशनेट किस करने लगा होता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा पैशनेट सा किस कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं उन दोनों की बॉडी फिर से रिस्पॉन्स करने लगी हुई होती है और वो दोनों रेडी होने लगे होते हैं। वांग जी को फील हो रहा था कि वो नीचे से बहुत ज़्यादा वेट हो रहा है और वो वांग जी को यानी विंग को चाहता है और वो जो कि विंग की बॉडी पे अपने हैंड स्लाइड करने लगा होता है। विंग को ये सब फील और भी ज़्यादा एक्साइटेड कर रही होती है। सुबह दोनों के ही सिर पे रोमांस का भूत सवार हो चुका था और दोनों ही अलग ही नशे में डूबे जा रहे होते हैं। विंग जो कि वांग जी के शर्ट ओपन कर चुका होता है और वो उसके चेस्ट एरिया पे बहुत ही ज़्यादा बाइट और शक करने लगा होता है। वांग जी को ये अलग ही प्लेजर दे रहा होता है। यहाँ पे वांग जी को वाइल्ड बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा होता है और वो और भी ज़्यादा विंग को अपने बॉडी पे पेश कर रहा होता है ताकि वो और ज़्यादा चाहता है। वांग जी विंग को बोल रहा होता है अपने एक्शन के थ्रू और विंग जो कि अपने हैंड्स को वांग जी के पूरी बॉडी पे बहुत ही ज़्यादा रफली फिर आ रहा होता है और वांग जी जो कि और भी ज़्यादा लाउड मौन कर रहा होता है। वो दोनों जो कि और भी ज़्यादा आगे बढ़ पाते हैं, लेकिन उससे पहले ही उनके गेट पे नॉक नॉक होना शुरू हो जाता है। दोनों बेचारे हमेशा उनकी रोमांस आधे में ही अटक जाती है और वो गेट की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे एक ओल्ड लेडी थी जो कि गांव की ही थी और वो उन्हें बाहर बुला रही थी ताकि वो लोग आकर सुबह का नाश्ता कर लें, क्योंकि अब बहुत लेट हो चुका था। वो लोग जो कि चाहते थे कि वांग जी और विंग नाश्ता कर ले, क्योंकि वो उनके घर में ही एक गेस्ट की तरह रुके हुए होते हैं। विंग जो कि खुद को देखता है और वो वांग जी को देखता है। वांग जी जो कि पपी सा फेस बना लेता है कि हमेशा ऐसा क्यों मेरे साथ ही होता है, हमेशा हमारे रोमांस के बीच में कोई भी क्यों आ जाता है। वांग जी का ऐसा फेस देखकर विंग को हंसी आ जाती है और उसके नोज पे स्लाइड करते हुए कहता है, हो बेबी बॉय कोई बात नहीं है, ऐसे बेबी फेस मत बना, मैं तुम्हें शांत कर देता हूँ। और वो जो कि
थोड़ा आवाज़ देकर कहता है जी दाइमा मैं आ रहा हूँ, और वहाँ से वो ऑलरेडी जा चुकी होती है। उसके बाद विंग जो कि अपने हैंड्स को वांग जी के लोअर पार्ट पे चलाने लगाता है ताकि वो वांग जी को शांत करा सके। कुछ ही देर में वांग जी रिलीज कर चुका था और वो शांत हो चुका था। वो विंग की तरफ देख रहा था जैसे वो भी विंग को शांत कराना चाहता था, और विंग भी उसे मना नहीं करता है। लेकिन वांग जी जो करता है विंग ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। वांग जी जो कि अपने माउथ के थ्रू विंग को शांत कराता है, और विंग ने ये सोचा नहीं था कि ये लिटिल किड इतना ज़्यादा बोल्ड होगा। लेकिन वो दोनों ही एक दूसरे को शांत करा चुके होते हैं। कुछ देर के बाद वो दोनों जब रूम से बाहर आते हैं तो बाहर गांव के लोग थे जो कि पूरी तैयारियां कुछ चीज़ की कर रहे होते हैं। वांग जी पूछता भी है उनसे कि आप लोग क्या कर रहे हो। इस पर वो बताते हैं कि हमारे गाँव का आज छोटा सा फेस्टिवल है जिनमें 2 जोड़ों को गॉड से प्रे करवाया जाता है ताकि उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी और शांति भरी बीते, उनके लाइफ में हर एक खुशी आए। वो दोनों ये सब सुन रहे होते हैं। उसके बाद वो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। वही ओल्ड लेडी उन्हें रोक लेती है कि आज भर रुक जाओ बेटा, क्योंकि आज का ये पर्व बहुत ही ज़्यादा कपल के लिए लकी साबित होता है। तुम दोनों भी देखने में लग रहे हो कपल ही हो। इस पे वो दोनों कहते हैं कि हाँ हम दोनों कपल ही हैं। इस कहते हैं तो रुक जाओ, तुम्हारे लिए ये तुम्हारी लाइफ में गुड लक लेकर आएगा। वो दोनों जो कि बहुत ही ज़्यादा वैसे भी अपने लाइफ से परेशान हो रखे होते हैं, और उन्हें जब ये गुड लक मिल रहा होता है तो वो भला क्यों छोड़े। वो जो कि मान चुके थे और रुक जाते हैं आज भर के लिए उसी गांव में इस फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए। पूरा दिन बीत चुका होता है। पूरे गाँव को रेड थीम से सजाया गया होता है। पूरा दुल्हन की जैसा लग रहा होता है पूरा गाँव। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा, हर तरफ कैंडल्स जले हुए होते हैं रेड कलर के रिबन से पूरा गाँव सजा हुआ होता है। विंग वांग जी तो बस देखते रह जाते हैं। उन्होंने आज से पहले कभी भी ये नज़ारा नहीं देखा था। पूरा गांव सच में बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रहा होता है। उसके बाद देखते देखते फेस्टिवल का टाइम आ जाता है जहाँ पे सब लोग फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे होते हैं। इसी बीच में कुछ कपल जो कि शादी भी कर रहे होते हैं। वांग जी जो बहुत ही ज़्यादा गौर से इन सारी शादियों को देख रहा होता है। उसके आंखों में एक अलग ही वाइब था। विंग उसे देखते हुए वो कुछ सोचता है और वांग जी को वहाँ पे रोककर पीछे हट जाता है, और वो उसी ग्रैंडमा को ढूंढने लगता है। वो उस दाइमे के पास जाते हुए कहता है कि दाइमा मुझे आपसे कुछ बोलना है। इस पर कहते हैं हाँ बेटा बोलो। वो जो कि दाइमा के कानों में कुछ कहता है। दाइमा हंसने लगती है और कहती है हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। उसके बाद वो जाती है और लगभग आधे घंटे में अपने हाथों में कुछ लेकर आती हैं, और वो विंग को देते हुए कहती है ये लो जाओ जाकर तुम दोनों पहन लो। विंग जो कि उन क्लोथ को लेकर जाता है वांग जी के पास और कहता है बेबी मेरे साथ चलो। वांग जी बेबी वर्ड सुन के ही पहले घूम जाता है कि ये बेबी उसको बोला किसने। वांग जी विंग उसे लिटिल किटन तो कहता ही था। अब नया नाम बेबी भी उसे पड़ गया था। वो जो कि विंग की तरफ देखता है। विंग कहते क्या हुआ तुम्हें। इस पर कहता है कुछ नहीं, आप हमेशा मुझे नया नाम ही क्यों देते रहते। तो कहते क्यों तुम्हें पसंद नहीं है। और वो जो कि वांग जी से चिपकने लगा था। वांग कहते हाँ हाँ मुझे पसंद है। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं गगा, आप कैसे बातें कैसे कर रहे हो। इस पर कहते हैं हाँ हाँ ठीक है चलो मेरे साथ। और वो जो कि वांग जी को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। उसके बाद उसके हाथों में एक कपड़ा का पकड़ा कर सेट वहाँ से चला जाता है। कहता है इसे पहनकर रेडी हो जाओ। वांग जी तो समझ नहीं पाता है लेकिन वो रेडी हो जाता है। वहीं विंग भी रेडी होकर आ चुका था। दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। वो रेड हानफू था जिसमें दोनों बहुत ही ज़्यादा ग्लैमरस लग रहे होते हैं। वांग जी अभी भी कंफ्यूज था कि विंग ने उसे ये क्यों पहना है, लेकिन विंग उसे बिना कुछ बताए उसे लेकर उसी स्टेज की तरफ बढ़ जाता है जहाँ पे कपल्स की मैरिज हो रही होती है। वांग जी अभी भी नहीं समझ पाता। विंग उसे ले जाकर वहीं पे खड़ा कर देता है और खुद भी दूसरी साइड खड़ा हो जाता है। उसके बाद विंग जो कि वांग जी को आंख मारते हुए कहता है कि हम यहाँ पे मैरिज कर रहे हैं। वांग जी शॉकिंगली देखने लगता है। ये अचानक मैरिज उसके ऊपर बम फोड़ने जैसा काम किया था। और वो कहते हैं गगा आपने मुझे, कहते हैं बेबी मैं तुम्हें बस सरप्राइज दे रहा था, तुम ही तो कह रहे थे कि हमें मैरिज करना चाहिए तो क्यों ना हम यही कर लें। और वो दोनों बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं। वांग जी बहुत ज़्यादा हैप्पी था क्योंकि वो विंग से जल्द मैरिज करना चाहता था, क्योंकि उसे अभी भी हल्का डर लग रहा होता है कि कहीं उसे पकड़ कर ले ना जाया जाए दोबारा। और अभी उन दोनों की मैरिज बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हो जाती है। सब लोग उनके मैरिज में बहुत ज़्यादा ही धूम मचाते हैं। और हालांकि वहाँ पे और भी ज़्यादा कपल्स की मैरिज होती है। सब लोग उसे एंजॉय करते हैं। विंग वांग जी अभी अपने रूम में थे। वेडिंग नाइट उनकी थी आज, और दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखे ही जा रहे होते हैं। रूम जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा सजाया गया होता है। पूरे में रेड पेटल्स फ्लावर्स के पड़े हुए होते हैं। वहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी थी। रेड कलर का पूरा थीम था और दोनों ही रेड कलर के हानफू में थे। बेड भी पूरा रेड कलर का था। वो लोग तो बस सब चीज़ को देखे ही जा रहे थे। वो वही रूम था जिसमें दोनों रुके हुए थे। उसी रूम को ऐसे सजा दिया गया था बिल्कुल वेडिंग रूम जैसा। कहीं ना कहीं वांग जी ये सब देखकर ब्लश कर रहा होता है और वो विंग की तरफ देख रहा होता है। आज दोनों के ही आंखों में साफ दिख रहा था कि आज वो दोनों एक हो जाएंगे।
जो कि जाकर वांग जी का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि मेरे पास अभी तुम्हारे लिए कोई भी गिफ्ट नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ये वादा देता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। तुम्हारे ऊपर खतरा आने से पहले सबसे पहले मुझसे उसे टकराना होगा और मैं तुम्हारे लिए वो सब करूँगा जो कि मैं तुम्हारे लिए करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें दुनिया की हर एक खुशी दूंगा और मैं तुम्हें ये प्रॉमिस करता हूँ विंग। कि ये सारी बातें सुनकर वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो जाता है और वो विंग को हक करते हुए कहते हैं, हाँ मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरी लाइफ में आप हो गगा। मुझे पता है कि आपके अलावा कोई नहीं है जो मुझे खुशी दे सकता है। मैं गॉड से प्रे करता हूँ कि हमेशा वो हम दोनों को साथ में रखे। और वो दोनों बहुत ज़्यादा इमोशनल थे एक दूसरे के साथ आज वेडिंग करते हुए। भले ही उनकी लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए, लेकिन सब चीज़ प्रॉब्लम्स को फेस कर आज दोनों एक दूसरे के साथ हैं और बहुत खुश हैं। और उनका वेडिंग नाइट था। विंग जो कि वांग जी के कमर पे चूटी काटते हुए कहते हैं, सो बेबी आज तुम्हें वो मिलेगा जिसके लिए तुम हमेशा मुझे शिकायत करते थे। क्योंकि हमेशा ही आधा अधूरा पे छूटने की वजह से वांग जी उसे बहुत ज़्यादा शिकायत भरी नज़रों से देखता जो था। और वांग जी समझ भी जाता है कि विंग क्या करना चाहता है, जिसके कारण उसका पूरा फेस, मुँह, हाथ, कान सब लाल लाल हो जाते हैं। अगर देखे तो उसका पूरा जिसमें ही लाल हो चुका हुआ होता है विंग की बातों पे। और वो विंग की तरफ शर्माते हुए देखने लगता है विंग जो कि उसके लिप्स पे किस करते हुए कहता है, सो आर यू रेडी बाउबे, आई मीन माई वाइफी। वो जो कि वांग जी को टीज कर रहा होता है। उसे पता है कि वाइफी कहने पे विंग तो वांग जी थोड़ा सा चिढ़ जाता है, क्योंकि वो कहता है कि मैं भी तो बॉय हूँ ना, तो मैं भी हस्बैंड हुआ ना। लेकिन विंग उसे वाइफी करके चिढ़ाता है। विंग को वांग जी को ऐसे टीज करने में बड़ा मजा आता है और वो अभी भी वही कर रहा होता है। विंग को टीज करता हुआ देखा वांग जी इस बार कुछ नहीं बोलता, चलो ठीक है वाइफी तो वाइफी ही सही। और कहता है ठीक है अपने हस्बैंड की ड्यूटी पूरा करो। और वो विंग को पकड़कर खींच लेता है अपने ऊपर। विंग तो देखता ही रह जाता है वांग जी का ये बोल्ड नेचर। और इसी के साथ हमारा स्टोरी यहीं पे स्टॉप होता है। उम्मीद करती हूँ आपको मजा आया होगा और नेक्स्ट स्टोरी में और भी ज़्यादा मजा आएगा। वो हमारा स्पेशल पार्ट होने वाला है, क्योंकि स्टोरी यहीं पे स्टॉप हो चुकी हुई होती है, क्योंकि सब लोग ख़त्म हो चुका था। लेकिन हम स्पेशल पार्ट में देखेंगे विंग वांग जी के और भी मोमेंट्स और उनके लाइफ में नए लोगों को जुड़ना और फिर अपने फैमिली वालों को माफ़ कैसे करते हैं, ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। अरे यार आप लोग कैसे हो, सब्सक्राइब कर और अनसब्सक्राइब कर देते हो। मेरा 1000 पूरा था, मैं खुशी होने से पहले ही मेरे खुशी को तुम लोगों ने छीन लिया। 1000 हुआ नहीं कि झटझट अनसब्सक्राइब कर 997 पे पहुंचा दे। यार तुम लोग ऐसा क्यों करते हो, मेरा दिल टूट गया, कल चूर चूर हो गया तुम लोगों की ऐसी हरकतों की वजह से। लेकिन मैं क्या ही कर सकती थी, मैं जाने वाले को रोक नहीं सकती और आने वाले को भेज नहीं सकती। सो ठीक है, जैसी आप लोगों की मर्जी। फिलहाल बाय बाय आज के लिए। जल्दी एक वन शॉट वांगशान आने वाला है। सो वांगशान वाले तैयार रहना अपने धमाकेदार स्टोरी के लिए जो कि ऑब्सेशन से भरा होगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।